नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन कुमार सिन्हा और आज के हमारे इस वीडियो का विषय है उदारवाद। उदारवाद या इसको हम लिबरलिज्म भी कह सकते हैं। ये जो अंग्रेजी का शब्द है ये लैटिन भाषा के लिबरासिस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र व्यक्ति। तो उदारवाद जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। उदारवाद का इंग्लैंड जो है एक प्रकार से घर माना जाता है, और लेकिन जो ये विचारधारा है, ये दर्शन जो है, इसकी जो अवधारणा है, इसके बीच यूनानी दार्शनिक, चाहे वो अरस्तु हो, चाहे वो महान दार्शनिक सुकरात हो, उनके विचारों में भी उदारवादी दर्शन मिलता है। सुकरात का कहना था कि हर व्यक्ति जो है वो अपने बुद्धि से ये ज्ञात करे कि क्या उचित है। तो बुद्धि पर इन्होंने जोर दिया, और आगे चल के हम देखेंगे कि उदारवादी विचारधारा में भी बुद्धि और विवेक पर जोर दिया गया है। इसी प्रकार अरस्तु जो है, उन्होंने भी अपने जो विचार थे उसमें जो मानव का स्वभाव है, मानवीय स्वभाव पर ही की खोज की कि मानव किस प्रकार से व्यवहार करता है। तो हम देखें तो इसके बीज वो चाहे 400 BC से ही शुरू हो गए थे, लेकिन अगर वर्तमान की हम बात करें 1632 में जन्मे जॉन लॉक को व्यक्तिवादी उदारवाद का पिता कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि उदारवादी विचारधारा जो है इसका सार क्या है। इसको संक्षेप में अगर हम कहें कि मनुष्य जो है वो स्वतंत्र पैदा हुआ है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, और स्वतंत्रता जो है वो इसका जन्मसिद्ध अधिकार है, और अपने विवेक के अनुसार उसको अपना आचरण करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इसके अलावा हम देखें तो चाहे वो राज्य हो, चाहे वो समाज हो, या जो भी संस्थाएं हैं, वो व्यक्ति के कल्याण के लिए ही स्थापित की गई हैं। उसका मुख्य लक्ष्य जो है वो व्यक्ति का कल्याण करना ही है। यदि हम उदारवाद को व्यक्तिवाद के साथ जोड़ें, या हम उदारवाद को लोकतंत्र के साथ जोड़ें, तो हम ये कह सकते हैं कि उदारवाद और व्यक्तिवाद ये दोनों ही 20वीं सदी से पूर्व तक एक ही माना जाता था, लेकिन इसके बाद इन दोनों में अंतर हो गया। उदारवादी जो थे, जो नव उदारवादी थे, उनका यह कहना था कि जो राज्य है वो व्यक्ति के कल्याण के लिए ही स्थापित किया गया है, जबकि पहले जब इन दोनों की विचारधारा एक थी तो वो राज्य को एक जो है कृत्रिम संस्था मानते थे। तो कहते थे कि राज्य जो है वो अगर व्यक्ति के कल्याण नहीं कर रहा है तो व्यक्तियों को उसका विरोध करने का अधिकार है, विद्रोह करने का अधिकार है, वो भी वैधानिक तरीके से। तो पहले शुरू में उदारवाद और व्यक्तिवाद एक ही थे, लेकिन बाद में 20वीं शताब्दी के बाद जो है इन दोनों में अंतर आ गया। उदारवाद और लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो इन दोनों में भी जो वैसे इन दोनों में भी अगर देखा है तो बेसिकली अंतर यह है कि उदारवाद जो है वो लोकतंत्र से भी आगे बढ़ा हुआ है। उसका ये कहना है कि जो बहुसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यकों के ऊपर जो है वो अल्पसंख्यकों का शोषण नहीं कर सकते। बहुत सारे विचारकों ने उदारवाद को परिभाषित किया है। तो आइए हम देखते हैं कि विभिन्न विचारकों ने उदारवाद को किस प्रकार से परिभाषित किया है। लास्की के अनुसार इसमें कुछ संदेह नहीं कि उदारवाद का सीधा संबंध स्वतंत्रता से है। लास्की ने आगे कहा कि उदारवाद की व्याख्या करना, इसकी परिभाषा करना सरल नहीं है। ये सिद्धांतों का समूह न होकर मस्तिष्क में विचार मात्र है। प्रोफेसर हाउस के अनुसार उदारवाद की मान्यता यह है कि व्यक्ति एक यंत्र न होकर सजीव आत्मा है। एक सजीव व्यक्ति को अपने विकास के लिए स्वतंत्रता का वातावरण चाहिए। लॉक के अनुसार किसी को भी अन्य के स्वास्थ्य, स्वतंत्रता या संपत्ति को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। रूसो के अनुसार व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन उसके पैरों में हर जगह बेड़ियां हैं। तो विभिन्न विचारकों ने जो उदारवाद को परिभाषित किया है, इसके बाद हम ये देखेंगे कि उदारवाद का इतिहास क्या है।
इसका उदय किस प्रकार से हुआ। तो आइए संक्षेप में हम देखते हैं कि उदारवाद का इतिहास क्या है। उदारवाद का जन्म 16वीं शताब्दी में राज्य की निरंकुशता, चर्च तथा सामंतवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। उदारवादी विचारधारा को 17वीं व 18वीं शताब्दी में आगे बढ़ाने वाले विचारकों में लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो तथा बेंथम आदि थे। इन विचारकों ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देते हुए कहा कि राज्य को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यक्तिवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में 1776 में अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा, 1789 में फ्रांस में मानवाधिकारों की घोषणा ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। अभी आपने देखा कि उदारवाद का विकास कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या है। अब हम देखते हैं कि उदारवादी सिद्धांत जो हैं वो मुख्य रूप से क्या क्या है। अब हम उदारवादी सिद्धांत पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो उदारवादी जो हैं वो मनुष्य को केंद्र बिंदु मानते हैं। उनका यह मानना था कि मनुष्य जो है वो सभी संस्थाओं का केंद्र बिंदु है और जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे राज्य हो, चाहे समाज हो, जो भी संस्थाएं हैं वो सब मनुष्य के लिए ही, मनुष्य के कल्याण के लिए ही बनी हुई है। जो इनका सिद्धांत है वो इतिहास और परंपराओं का विरोध। जो उदारवादी विचारक थे वो इतिहास और परंपराओं का विरोध करते थे। उनका यह कहना था कि जो अंधविश्वास, जो कुरीतियां समाज में हैं, जो परंपराएं चली आ रही हैं, बुद्धि और विवेक के आधार पर उनका परीक्षण करने के बाद ही उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। तीसरा अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो उदारवादी सिद्धांत था उसमें राज्य एक साधन और व्यक्ति जो है वो साथ है। उदारवादियों का कहना था कि व्यक्ति जो है वो मुख्य है, व्यक्ति मुख्य है, इसका विकास, इसके व्यक्तित्व का विकास, इसका कल्याण मेन मुख्य है और इसके लिए राज्य की स्थापना की गई है। और जो राज्य है वो एक कृत्रिम संस्था है। उदारवादियों का कहना था कि राज्य जो है कृत्रिम संस्था है, ये एक सामाजिक समझौते के तहत इसका निर्माण हुआ है और उसका मुख्य लक्ष्य है व्यक्ति का कल्याण करना। यदि राज्य जो है वो व्यक्ति का कल्याण करने में समर्थ नहीं है तो व्यक्तियों को उस राज्य के खिलाफ विपरीत विद्रोह करने का अधिकार है, लेकिन वो विद्रोह जो है वो वैधानिक तरीके से होना चाहिए। अगला अगर देखा जाए तो कानून का शासन। उदारवादियों का कहना था कि कानून सर्वोच्च है, कानून का ही शासन होना चाहिए और कानून की निगाह में कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी के लिए एक ही प्रकार का कानून होना चाहिए। स्वेच्छाचारिता का विरोध। उसका यह कहना था कि जो शक्तिशाली लोग हैं उनकी स्वेच्छाचारिता समाज पर नहीं होनी चाहिए, व्यक्तियों का शोषण नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से कानून के शासन का पक्षधर था उदारवादी विचारक। राज्य के जो उद्देश्य हैं उनके आधार पर हम देखें तो उदारवादी सिद्धांत दो भागों में बटा हुआ है। एक तो है परंपरागत उदारवाद, दूसरा है आधुनिक उदारवाद। परंपरागत उदारवाद के अंदर कह सकते हैं कि जे.एस. मिल का यह कहना था कि राज्य का व्यक्ति के ऊपर कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। परंपरागत उदारवाद के अंतर्गत जो हाव हाउस हैं, जो 9 सिद्धांत बताए थे वो कौन कौन से हैं? इसमें नागरिक स्वतंत्रता, वित्तीय स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, पारिवारिक स्वतंत्रता, प्रशासकीय, भौगोलिक और जातीय स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा राजनीतिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक प्रभुसत्ता है। तो अभी आपने देखा हाव हाउस के 9 सिद्धांतों के बारे में। अब हम देखते हैं आधुनिक उदारवाद। आधुनिक उदारवाद की बात की जाए तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में उदारवादी विचार में परिवर्तन हुआ। टी.एच. ग्रीन ने 1880 में कहा था कि स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। आधुनिक उदारवादी विचारकों का मानना था कि शिक्षा और स्वास्थ्य आदि महत्वपूर्ण प्रश्नों पर राज्य कोई कानून बनाता है तो इससे स्वतंत्रता में कमी नहीं बल्कि वृद्धि की जाती है। महान विचारक लास्की, मैकाइवर, हाव हाउस ने सकारात्मक उदारवाद का समर्थन किया।
चैपमैन, जॉन रॉल्स आदि 9 उदारवादी विचारकों ने राज्य द्वारा संचालित स्कूल व्यवस्था, मद्य निषेध, बच्चों स्त्रियों के श्रम से संबंधित नियम तथा श्रमिकों की क्षतिपूर्ति व्यवस्था का समर्थन किया। तो आइए हम देखते हैं उदारवाद की जो विभिन्न विचारकों ने आलोचना की किस आधार पर की। अगर हम पहले देखें तो ये देखा जाए कि व्यक्ति जो है वो अपने हित के बारे में सदैव सही नहीं हो सकता है। कहने का तो तात्पर्य यह है कि जो उदारवादी कहते थे कि व्यक्ति जो है वो अपने विवेक से अपने हित के बारे में सोच सकता है, उसको अपने आचार और विचार को करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन जो आलोचक है वो कहते हैं कि सदैव व्यक्ति अपने हित के बारे में नहीं सोच सकता है, उसको ये नहीं पता है कि हमारा क्या हित है। राज्य जो है वो उसके हित के बारे में बेहतर जानता है, चाहे वो स्वास्थ्य के बारे में हो, चाहे शिक्षा के बारे में हो। अगर राज्य जो है वो व्यक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाता है तो ये उसकी स्वतंत्रता में बाधक नहीं बल्कि उसकी स्वतंत्रता में वृद्धि ही होगी। इतिहास और परंपरा, इतिहास और परंपरा का विरोध करना भी उचित नहीं है, क्योंकि इतिहास और परंपरा से ही बहुत सीख मिल सकती है। इसलिए जो उदारवादियों की आलोचना की जाती है उसमें मुख्य रूप से यह भी कहा जाता है कि उदारवादियों ने इतिहास और परंपरा का विरोध किया और ये कहा कि इतिहास और परंपरा को नहीं मानना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर ये निर्णय करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो इनकी आलोचना का एक कारण ये भी माना जाता है। उदारवादियों की आलोचना ये भी की जाती है कि उनका ये कहना था कि राज्य जो है वो एक कृत्रिम संस्था है, एक समझौते का परिणाम है। बल्कि आलोचकों का ये कहना था कि राज्य जो है किसी समझौते का परिणाम नहीं बल्कि विकासवादी प्रक्रिया है और राज्य का विकास धीरे धीरे परिवार, समाज, फिर गांव, इस प्रकार से राज्य का विकास हुआ है। व्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए बाधक हो सकती है, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है अगर ये नियंत्रित ना हो, प्रतिबंधित ना हो, तो किसी दूसरे के लिए वो बाधक बन सकती है। इसलिए समाज में विभिन्न प्रकार के लोग हैं जो अपना हित देखते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं, दूसरे के बारे में चिंता नहीं करते हैं। अगर कोई किसी प्रकार का राज्य में, समाज में प्रतिबंध ना हो तो वो लोग जो कमजोर वर्ग हैं, जो असहाय वर्ग हैं, उनके ऊपर अपनी इच्छा को थोप सकते हैं और उनकी स्वतंत्रता वहां पर बाधक हो सकती है। चाहे वो अनुदारवादी हो, चाहे वो आदर्शवादी हो, चाहे वो मार्क्सवादी हो, अलग अलग विचारकों ने उदारवाद की आलोचना की है। अनुदारवादियों ने कहा कि राज्य कृत्रिम संस्था नहीं है, कृत्रिम संस्था नहीं है। आदर्शवादी विचारधारा भी कहती है कि व्यक्ति की जो निरपेक्ष स्वतंत्रता है वो उचित नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता या उसमें हस्तक्षेप की नीति उचित नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उदारवाद की आलोचना की गई। देखिए, विभिन्न आलोचनाओं के आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि उदारवादियों का महत्व नहीं था, कि उदारवादी विचारधारा का बहुत महत्व था। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो धर्मनिरपेक्षता, उदारवादियों का कहना था कि धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, राज्य को किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेना चाहिए, बल्कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समानता, उदारवादियों का जो विचार था स्वतंत्रता का और समानता का, वो भी इनकी बहुत बड़ी देन है। और अगर देखा जाए तो जो प्रजातंत्री देश हैं उन्होंने उदारवाद का इसीलिए समर्थन किया क्योंकि वो भी स्वतंत्रता और समानता पर बल देते हैं। इसी प्रकार विश्व बंधुत्व का जो विचार था इनका, वो भी बहुत महत्व रखता है। जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उन्होंने भी उदारवाद की इसी बात को लेकर के समर्थन किया कि वो विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, किसी भी बात के लिए शांतिपूर्ण निपटारे के पक्ष में रहते हैं। विधि का शासन, उदारवादी विचारकों का मानना था कि विधि का शासन स्थापित होना चाहिए, कानून के समक्ष सब बराबर होने चाहिए, कानून के सामने कोई भी बड़ा और छोटा नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी के लिए एक प्रकार का शासन होना चाहिए। मानवतावाद का समर्थन, तो इस प्रकार से हम देखें कि जो उदारवाद है वो अपना काफी महत्व रखता है।
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थन का राजनीतिक दर्शन है और ये वो दृष्टिकोण है जिसमें मनुष्य को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। राज्य कहीं भी व्यक्ति के मार्ग में बाधक नहीं होगा। व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता अवश्य मिलनी चाहिए जिससे वे आत्मनिर्णय के अधिकार के आधार पर अपना विश्लेषण स्वयं कर सके और स्वयं यह ज्ञात कर सके उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। उदारवाद में व्यक्ति सामूहिक रूप से एक के लिए नहीं वरन समूह के साथ एक सी स्वतंत्रता प्राप्त करता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने उदारवाद के बारे में जाना कि उदारवादी विचारधारा क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसका उदय कैसे हुआ, इसके सिद्धांत क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, विचारकों ने किस प्रकार से इसकी आलोचना की और अंत में इसका महत्व क्या है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।